गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 40 और ये 6 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। और ये सामाजिक विज्ञान की भूगोल की वर्कशीट है क्लास 10th के लिए। और यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे, अध्यापक का नाम। और ये चैप्टर चल रहा है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा गया है परिवहन के साधनों को और संचार के साधनों को। इसमें अब तक हम जो है परिवहन के साधन कर रहे हैं और अब तक हम स्थल परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं। स्थल परिवहन में आपके सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन आते हैं। और आज हम पढ़ेंगे जल परिवहन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो जल परिवहन जो है वो दो तरीके का होता है, एक तो आंतरिक जल परिवहन, दूसरा समुद्री परिवहन। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही हमारे जो पूर्वज थे वो जल परिवहन का इस्तेमाल कर रहे थे। जब तक सड़क परिवहन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था उससे पहले जल परिवहन का ही इस्तेमाल हो रहा था। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। क्यों? क्योंकि इसको निर्माण नहीं करना पड़ता, क्योंकि नदियाँ समुद्र पहले से ही प्रकृति ने हमें दिए हुए हैं, है ना। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए राष्ट्रीय जल मार्गों में हल्दिया इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग 1620 किलोमीटर है ये, और इसको जलमार्ग संख्या 1 कहा गया है ना। जलमार्ग संख्या 1 कौन सी है? इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद। हल्दिया से इलाहाबाद जो है वाटरवे 1 आता है, ये जो गंगा नदी पर स्थित है। दूसरा है वाटरवे दूसरा सेकंड यानी कि जलमार्ग संख्या 2 सदियाबाद धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सदियाबाद धुबरी के बीच में जो है 891 किलोमीटर। और तीसरा जलमार्ग संख्या है केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक, जिसकी लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्री तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, जिस पर 12 मुख्य और 200 मध्यम व छोटे पत्तन स्थित, यानी कि 200 मध्यम व छोटे पत्तन या बंदरगाह बने हुए और 12 मुख्य बंदरगाह हैं। 12 मुख्य बंदरगाह समुद्री जो तट रेखा है इस तरीके से, जो ये वाली यहाँ पर लगभग 12 जो है समुद्री किनारे पर 12 लगभग बड़े बंदरगाह बने हुए हैं और बाकी 200 छोटे और मध्यम बंदरगाह बने हुए हैं इस एरिया में। भारत की जो लंबाई है समुद्र की तट की रेखा, उसकी लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए और मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब कराची तो चला गया पाकिस्तान में, तो कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए और मुंबई बंदरगाह पर ज़्यादा दबाव न पड़े, इसके लिए कांडला बंदरगाह की स्थापना की गई गुजरात में, जो कि एक जवारीय बंदरगाह है, यानी कि वहाँ पर जवार से वो निर्मित हुआ है। जवार तो आप जानते हो ना, जवार भाटा बच्चों, तो जो जवार आता है ना पानी का, उससे ही इस बंदरगाह का निर्माण हुआ है। मुंबई सबसे बड़ा और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह है। अगर हम सबसे बड़े बंदरगाह की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है मुंबई सी पोर्ट, और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा सी पोर्ट है, बंदरगाह है, समुद्री पत्तन है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि चेन्नई क्या है? भारत के लोगों द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया भारत का सबसे पहला
सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, जो कि मनुष्य ने बनाया था। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान है। और मुंबई के बाद अगर ज़्यादा यात्रा होती है या सामान यहाँ से वहाँ दूसरे देशों में पहुँचाया जाता है तो चेन्नई दूसरे नंबर पर आता है मुंबई के बाद। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में कोलकाता में की गई थी। ठीक है भाई, 1967 में कोलकाता में जल परिवहन निगम की स्थापना की गई थी केंद्रीय स्तर पर। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1986 में की गई। रेलवे के आवागमन के बाद, मतलब रेलवे के आने के बाद सब जल परिवहन, मतलब रेलवे के आने से पहले जल परिवहन लोगों और वस्तुओं के आगमन का प्रमुख साधन था। ठीक है, जल परिवहन के द्वारा ही लोग पहले एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। वर्तमान में जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण अनुकूल, इससे पोल्यूशन नहीं फैलता और ईंधन प्रभावी परिवहन है, इसमें ईंधन भी कम खर्च होता है। इस परिवहन का प्रयोग भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, इस परिवहन के द्वारा भारी सामान भी हम ले जा सकते हैं। बड़े बड़े जहाज़ों पर आपने देखा भी होगा कि नदियों के उसके सहारे अपने देश के अंदर और समुद्र के सहारे दूसरे देशों में बड़े बड़े सामानों को, भारी भारी सामानों को, भारी भारी मशीनों को ले जाया जाता है। भारत के कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान 1% है। देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री पत्तन के माध्यम से होता है। तो 95% जो व्यापार है यातायात का, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा, समुद्री पत्तन के द्वारा ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है 95% समुद्री पत्तन, सीपोर्ट के द्वारा ही होता है। तो अब बच्चों इसके प्रश्नोत्तर आप कर लीजिए। जल परिवहन का प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है, क्यों? भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है, जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो जल परिवहन के प्रमुख साधन हैं कंटेनर शिपमेंट, जिसमें टैंक ट्रक, टैंक कार और टैंक जहाज द्वारा परिवहन शामिल है। इसके साथ नौका यानी कि नाव, क्रूज शिप भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप और भी इसमें लिख सकते हो, है ना। और दूसरा प्रश्न है, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है, क्यों? तो जल परिवहन सस्ता क्यों होता है दूसरे परिवहन की तुलना में? क्यों? क्योंकि जल परिवहन के निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, है ना। प्रकृति ने अपने आप ही नदियों व समुद्र किनारे पर मार्गों का निर्माण कर रखा है। ईंधन की कम आवश्यकता पड़ती है, उसमें ईंधन भी कम खर्च होता है। इसमें बड़े बड़े जहाज़ों पर कई टन माल एवं एक साथ यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है और बड़े बड़े जहाज़ों पर बहुत सारा टन माल, यानी कि बड़ी बड़ी मशीनें भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जा सकती हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम लिखिए। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सादिया। और तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है वेस्ट कोट नहर कोट्टापुरम कोल्लम से चंपाकारा और उद्योग मंडल नहर। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी समुद्री पत्तन की भूमिका का वर्णन कीजिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? किसी भी देश का सबसे सस्ता परिवहन होने के कारण आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण साधन है क्या? बंदरगाह। ठीक है। विश्व का 1/3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों अर्थात बंदरगाह से ही होता है। बंदरगाह के माध्यम से ही कई टन सामान
एक ही बार में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चौथा है, प्राचीन समय में व्यापार का प्रमुख साधन जल परिवहन ही हुआ करता था, जिसके फलस्वरूप आधुनिक समय में बंदरगाहों का निरंतर विकास हुआ है। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब उसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर अपने टीचर से चेक करवाइए। धन्यवाद।